हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का देखेंगे। 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का क्या है? वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी हेडिंग क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अच्छा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होगा कि ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, तो हम ये बता देते हैं कि ऑर्गेनिजम्स का मतलब है लिविंग थिंग्स। हम देखें यहां पे कि ऑर्गेनिज्म विच हैव लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस हमने 10th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। इसके अलावा 11th क्लास में भी हमने उसकी कुछ सेगमेंट जो थे, जैसे डाइजेशन है, न्यूट्रिशन है और रिप्रोडक्शन जो है वो इस क्लास में है 12th क्लास में। इसलिए 11th क्लास में जो हम पढ़ाए हैं उसके बाद की चीजें हमें यहां पे पढ़नी है। तो आप पहले ऑर्गेनिज्म देख लीजिए। ऑर्गेनिज्म मींस विच हैव लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या क्या आता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब खाने को लेना और खाने को पचाना। इसके अलावा वो सांस लेता है, मतलब रेस्पिरेशन करता है। हमारे पास नाक है, नॉस्ट्रल, उससे और लंग्स के अंदर ये सांस जाती है, आपको पता होना चाहिए। फिर ट्रांसपोर्टेशन मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कि ब्लड हम पढ़ते थे यहाँ पे 11th क्लास में। और फिर एक्सक्रीशन मतलब जो हमने खाया है उसमें कुछ वेस्ट होगा, बाकी की एनर्जी बन गई, और जो बाकी बचा जो वेस्ट होगा उसको बाहर निकालने का। ये काम जो भी करता है, जो थिंग करती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स। मतलब लिविंग थिंग्स को हम ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं। ये आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में देना है। बात समझ में आती है ना? कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म का, और ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है। अब हमने ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे? एक तो यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर आप सभी जानते हैं, इसका मतलब सिंगल सेल, जिसमें कि सिर्फ एक ही सेल होती है, जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम। ये नाम आप यूज टू होंगे, आपने ये नाम सुने होंगे। इसके अलावा मल्टी सेलुलर, मोर देन वन सेल, जिसमें एक से ज्यादा सेल होती है, मोर देन वन सेल, वो मल्टी सेलुलर। अब ह्यूमन बीइंग किस में आता है? मल्टी सेलुलर में। और अमीबा, पैरामीशियम किस में आते हैं? ये आते हैं यूनिसेलुलर के अंदर। तो इस तरीके से हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिसका रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं बेसिकली वो क्या है। ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये सारी चीजें होती है, मतलब इसमें लाइफ प्रोसेस होती है। अब हम पढ़ेंगे कि लाइफ प्रोसेस होती है तो लाइफ स्पान भी होता होगा। लाइफ स्पान मतलब कुछ एक लाइफ साइकिल होती होगी कि इतने समय से ये जिंदा है, मतलब बर्थ टू नेचुरल डेथ, द टाइम बर्थ टू नेचुरल डेथ। जिंदा जब वो पैदा हुआ, पैदा होने से उसकी नेचुरल डेथ हुई, तब तक के टाइम को हम क्या कहेंगे? लाइफ स्पान। तो बहुत बढ़िया। यहां तक हमने क्या समझा? यहां तक हमने ये समझा कि ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के हैं। बात समझ में आई? अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये बनेंगे किस तरीके से। तो एक सेल भी ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं तो हम ये कहेंगे कि सेल, सेल के बाद में टिश्यू, टिश्यू के बाद में ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद में ऑर्गन फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद में पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ऑर्गेनिज्म का मतलब हम समझ गए, जिसके अंदर की वो सारी प्रोसेस होंगी जिसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ओके, अब एक चीज और ध्यान में रखनी है कि अगर ये ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेस कर रहा है तो रिप्रोडक्शन भी करेगा। बात समझ में आती है? रिप्रोडक्शन तो बाद की बात है, लेकिन इसका कोई एक लाइफ स्पैन भी होगा, मतलब एक पीरियड होगा जितने टाइम पे अगर ये जन्म लिया है इसने तो वो मरेगा भी, मतलब इसकी डेथ भी होगी। अगर बर्थ लिया है तो डेथ भी होगी। तो इस चीज को हम देखते हैं, इसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। द पीरियड फ्रॉम डेथ, द पीरियड फ्रॉम birth to the natural death, the period from birth to the natural death of an organism is known as life span। मतलब पैदा हो गया, पैदा होने के बाद में जब नेचुरल डेथ, ऐसा नहीं है एक्सीडेंटली डेथ में मर गया वो, कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और तब मर गया, नो। उसका नेचुरल डेथ किस तरह से हो रहा है? उसका पूरा बॉडी जब खराब हो जाएगा या पूरे बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं रहेगी कि वो इस लाइफ प्रोसेस को मेंटेन कर पाए, तब जाके ये होता है। तो हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट आपकी एनसीईआरटी कंप्लीटली, यू हैव टू फॉलो योर एनसीईआरटी कंप्लीटली। तो अब हम देखते हैं कि एलिफेंट, एलिफेंट जो है वो 65 ईयर्स जो है उसका लाइफ स्पैन होता है, लेकिन पैरट, पैरट जो है वो 140 ईयर्स जो है उसका लाइफ स्पैन है।
क्रो 15 ईयर्स का, और बटरफ्लाई 1 to 2 वीक। ऐसे ही हम डिफरेंट ट्रीज में जाते हैं तो बनाना ट्री जो है 25 ईयर्स का होता है, और बनियन ट्री हम देखते हैं 1000 ईयर्स का भी हो सकता है। तो उसके साइज और शेप से ऐसा पता नहीं चलता है कि ये कितना जिएगा और कितना नहीं जिएगा, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, वो उसकी मार्फोलॉजी है, वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से उस स्पीसीज को डिफाइन किया गया है। तो आप ये ध्यान में रखिए कि ये लाइफ स्पैन है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। तो अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर। ये इसका सेकंड पार्ट है। हमने लाइफ स्पैन कंप्लीट कर लिया। लाइफ स्पैन में यही है, और एनसीईआरटी में जो आपकी टेबल दे रखी है उस टेबल को आपको कंप्लीट करना है कि उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं कि हॉर्स कितने ईयर्स तक लिव रहता है। तो ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। लेकिन अभी हमें कहना है कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब ये एक लिविंग प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस लिविंग प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा, एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज, जन्म देता है, टू यंग वन, मतलब एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे को पैदा करता है। ऑफस्प्रिंग मतलब संतति, संतान, सिमिलर टू इट्स, उसके जैसी। तो उसके जैसी जब संतान वो पैदा करता है तो उसे हम रिप्रोडक्शन, जिसके थ्रू पैदा करता है, जिसके माध्यम से पैदा करता है, हम उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वन ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इट्स सेल्फ। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है जो आपको लर्न करनी है। अच्छा, रिप्रोडक्शन मतलब जरूरी क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो रिप्रोडक्शन इनेबल्स, रिप्रोडक्शन ये तय करता है, इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, के एक जाति, स्पीसीज एक जाति कंटिन्यूटी में रहती है कि नहीं रहती। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो मतलब वो वहीं स्टॉप हो जाएगी। जैसे डायनासोर है, विलुप्त हो गए, तो हो सकता है लास्ट टाइम पे उनमें रिप्रोडक्शन नहीं रहा हो तो वो स्पीसीज चली गई। ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में स्पीसीज रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप बहुत बेहतर तरीके से, अब हम यहां पे देखेंगे कि रिप्रोडक्शन के कारण होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन के कारण लाइफ मेंटेन रहती है अर्थ पे। रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो अर्थ पे लाइफ नहीं रहेगी, रिप्रोडक्शन है तो अर्थ के ऊपर लाइफ मेंटेन रहेगी, और जिस स्पीसीज में रिप्रोडक्शन हो रहा है वो मेंटेन रहेगी। तो कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और इस रिप्रोडक्शन से ही वेरिएशन आते हैं, इस रिप्रोडक्शन से ही वेरिएशन आते हैं। आप डिफरेंट टाइप की स्पीसीज अगर आप देखेंगे, जनरा आप देखेंगे, तो उनमें एक स्पीसीज की जो वैरायटी होती है, वो वैरायटी हम किस तरह से लेके आते हैं? रिप्रोडक्शन से ही तो लेके आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक प्रकार का रिप्रोडक्शन है। उस रिप्रोडक्शन से हम ये देखते हैं, जैसे एक ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ? हरित क्रांति, जिसमें हम ये देखते हैं कि आजकल अनाज बहुत पैदा होता है। तो उसका कारण क्या रहा? हमने मैक्सिकन जो वीट था उसके साथ में हमारा जो देसी बीज था उसका हाइब्रिडाइजेशन कराया। हाइब्रिडाइजेशन से हमें एक न्यू, मतलब उनका रिप्रोडक्शन कराया। रिप्रोडक्शन के बाद में हमें एक न्यू सीड्स अवेलेबल हुआ। उस न्यू सीड को हम देखते हैं तो वो लंबाई में थोड़ा छोटा होता है और बहुत ज्यादा पैदावार देता है। तो रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आते हैं, कुछ नेचुरल वेरिएशन क्रिएट होते हैं, कुछ हम आर्टिफिशियल वेरिएशन लेते हैं। ओके, तो इससे क्या रहता है? एग्जिस्टेंस रहती है स्पीसीज की, और वेरिएशन आते हैं, और लाइफ जो है वो मेंटेन रहती है। तो अब हम ये देखेंगे कि रिप्रोडक्शन तो वो करेगा, लेकिन रिप्रोडक्शन करने के लिए भी फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसा ही नहीं है कि कहीं भी रिप्रोडक्शन हो जाएगा ना। देखिए, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है उनके ऊपर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, उसकी हैबिचुअलिटी कैसी है, वो किस तरीके का है, उसका ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसे चींटी है या मक्खी है, मक्खी की हैबिटेट्स हैं। बरसात के दिनों में देखिएगा आप, बहुत ज्यादा मक्खियां हो जाएंगी। एनवायरमेंटल कंडीशन तो है ही है, लेकिन उसकी हैबिटेट है वो बहुत सारे अंडे देती है,
और इतने अंडे देती है कि अगर वो अंडे मरे नहीं, मतलब वो अंडे खराब नहीं हो या दिक्कत नहीं हो, तो आप ये देखिएगा कि साल भर के अंदर उस पूरी अर्थ पर 3 परत आ जाएंगी, मक्खियां ही मक्खियां होंगी, हम उनसे गिर जाएंगे, इतनी लेयर बन जाएगी उसके ऊपर। तो ये उसकी हैबिटेट्स हैं। सेकेंड हम देखते हैं ऑर्गेनिजम्स इंटरनल फिजियोलॉजी। उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है? जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत से ह्यूमन बीइंग्स हैं, है ना, हम हैं, तो उनमें स्पर्म्स काउंट घट जाता है। स्पर्म्स काउंट घट जाता है तो वो रिप्रोडक्शन तो नहीं कर पाते हैं, मतलब उसके अंदर, मतलब उनसे क्या कहते हैं, उनसे नए ह्यूमन बीइंग्स नहीं पैदा हो पाते हैं। तो उसका कारण क्या है कि उनका इंटरनल फिजियोलॉजी बेटर है कि नहीं है, वो अपने एनवायरमेंट को ठीक रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और थर्ड है एनवायरमेंटल कंडीशन। ये बाहर का एनवायरमेंट है, अंदर का एनवायरमेंट और बाहर का एनवायरमेंट, इन दोनों के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो जब ये वो पूरा इंटरनली और एक्सटर्नली क्या होगा, हेल्दी होगा, और साथ में उसकी हैबिटेट हमें मिलेंगी, तो एक बंदा जो है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो यहां तक हमारा रिप्रोडक्शन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ। आगे में हम ये देखेंगे कि रिप्रोडक्शन किस टाइप के होते हैं, यानी किस तरह से उन्हें बांटा गया है, वो कितने टाइप के होते हैं, और उनके टाइप के बारे में हम